कुछ कुछ नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेना उसको, जरूर याद कर लेना उसको, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट है जिसमें बहुत कम है। तो बहुत कम वाले को एक साथ कर लोगे, ज्यादा वाले को एक साथ कर लोगे, और फिर जो मीडिएट वाले हैं उसको एक साथ कर लोगे, वैसे याद हो जाएगा। एक तरफ से याद करोगे तो नहीं होगा। पहले क्या करोगे, जिसका सबसे ज्यादा है उसको पहले एक साइड कर लो, और जिसका सबसे कम है उसको एक साइड कर लो, ठीक है। वैसे करके याद करोगे, याद हो जाएगा। चलो देखो, अब एक एक नेक्स्ट जो तुम्हारा स्टेप है ना, वो स्टेप है नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट का मतलब जस्ट लाइक समझ लो रजिस्ट्रेशन, है ना। जैसे कि स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो स्कूल में एडमिशन लेने से पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन का होता है नामांकन जिसको बोलते हो। सेम वही बात समझ लो कि कोई भी इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, तो पहले उन्हें नॉमिनेशन करवाना पड़ता है। यानी नॉमिनेशन में क्या होगा कि उन्हें अपना पूरा डेटा देना पड़ता है, सरकार को, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है, ठीक है। वी नोटेड अबाउट डेमोक्रेटिक election people should have to real choice. This happens only when there are the almost no restrictions on the everyone anyone to contest the elections. This what is system provided. Anyone who can the voter also the come to the candidate of election. The only difference between the order to be candidate minimum is 25 year. देखो नॉर्मली जो एज है ना वो 25 साल बांटा गया है। ये 25 साल किसी भी इलेक्शन में कैंडिडेट को खड़े होने के लिए 25 इयर्स का एक एज फिक्स किया गया, जो कि पता होगा कि ओनली 18 इयर्स टू बी बीइंग वोटर। वोटर बनने के लिए हमें 18 साल की जरूरत होती है। देयर आर द सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रिमिनल। अच्छा एक और चीज होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रिमिनल्स एटीसी, बट अप्लाई कैन वेरी एक्सट्रीम केसेस पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनीज देयर कैंडिडेट हु गेट पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टी नॉमिनेशन इज कॉल्ड पार्टी टिकट, इसी को हम लोग टिकट भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल केसेस जिस पे चल रहे होते हैं, या जो क्रिमिनल जिसको घोषित कर दिया जाता है, वो भले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, अदरवाइज जितने भी लोग होंगे वो सभी वोट में यानी कि इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, यानी वो नॉमिनेशन करवा सकते हैं। एक पॉइंट इसमें और बोला कि जब इलेक्शन में हम हिस्सा लेते हैं, तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद हमें क्या होता है ना, कि जो टिकट मिलता है, टिकट का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई कैंडिडेट को क्या क्या किसी पार्टी की तरफ से, हाँ ठीक, कोई पार्टी की तरफ से क्या कहते हैं, एक मिनट वो थोड़ा लाइन नेक्स्ट। तो आवाज क्लियर है ना, आवाज आ रही है। यस। यस यस सर। सर। यस सर। तो एवरी पर्सन, हाँ तो टिकट का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी कैंडिडेट को क्या होता है ना, कि जो सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जो पार्टी की तरफ से एक तरीके से क्या समझ लो कि खड़े होने के लिए जो एक टिकट दिया जाता है ना, या टिकट का मतलब समझ में आ गया होगा कि उन्हें इलेक्शन में खड़े होने के लिए वो पार्टी ने क्या किया, इजाजत दे दिया। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन हैज फुल द नॉमिनेशंस। अब जो भी कैंडिडेट मान लो कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट द इलेक्शन, जो कंटेस्ट मतलब इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बात कह रहा है कि नॉमिनेशंस फ्रॉम द गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी। कुछ पैसा जो होता है ना, वो डिपॉजिट के तौर पे उन्हें देना पड़ता है, कुछ पैसा, ज्यादा नहीं होता है, नॉमिनल चार्ज होता है, ज्यादा कोई चार्ज नहीं होता है। और रिसेंटली न्यू सिस्टम डिक्लेरेशन हैव बीन टू इंट्रोड्यूस। अभी वर्तमान समय में कुछ क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। पहले कोई गाइडलाइन ऐसा था नहीं, नॉमिनेशन कोई भी करवा सकता था, लेकिन वर्तमान में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया है कि एवरीवन कैंडिडेट हैज मच लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स। उन्हें देना पड़ेगा हर मतलब कि कैंडिडेट को खड़े होने से पहले उन्हें एक लीगल जो है वो एक तरीके से समझ लो कि डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग ऑफ टू अदर्स। थोड़ा सा वो घसना कम कर दो, तुम घस दोगे फिर हमको लिखने में भी दिक्कत हो जाएगा, समझाने में भी। तो क्या बोला गया कि सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट टू कैंडिडेट। मान लीजिए कि आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, और आप कोई क्रिमिनल केसेस के लिए आप मान लीजिए कि कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो आपको पहले, अगर आप दोषी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपका केस पेंडिंग में चल रहा है, तो भी आपको वो देना पड़ेगा।
डिटेल्स ऑफ द एसेट और लायबिलिटीज, दोनों एसेट एंड लायबिलिटीज, मतलब आपके पास कितना संपत्ति है उसका भी और कितना आप पे कर्ज है उसका भी, दोनों बात, दोनों आपको देना है। कर्ज कितना है वो भी देना है और एसेट कितना है उतना वो भी देना है। एसेट का मतलब समझ में आएगा, संपत्ति वगैरह का, कहाँ जमीन है, कितना पैसा आपके अकाउंट में है, कितना सोना जेवर जो भी है वो कितना है आपके पास, आपका और अपने फैमिली का। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, पहले क्या होता था एजुकेशनल, अभी हालांकि ये नहीं समझना कि कोई क्वालिफाइड होगा पढ़े लिखे होंगे तभी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, ये नहीं, इसका मतलब ये मत समझ लेना। अभी तुमको बस इसमें ये समझ लेना कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे तो उन्हें ये चीज देना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सिर्फ इसमें आ सकते, नहीं, ये सिर्फ एक क्या बोलो होते हैं, उनका प्रोसीजर बना दिया गया कि कम से कम कैंडिडेट के बारे में सुप्रीम, ये क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन के पास जानकारी होना चाहिए कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, हालांकि कोई इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन मेड टू द पब्लिक, this information had to be made to the public. This provided an opportunity to the voters to make their decision on the basis of information provided by the candidates. यानी कि ये information जो है ये पब्लिकली दिया जाता है, प्रोवाइडेड टू अपॉर्चुनिटी टू वोटर्स, और वोटर्स को खास करके टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस, क्योंकि इस बेस पे मतलब वोटर्स चुन सके कि देखो ये पैसा वाला पहले सही है, इसके पास इतना कर्ज है, इसके पास इतना ये है, ये इतने पढ़े लिखे हैं, है ना, उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझना क्या है इसका मकसद है। इसका मकसद ये है, ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको चुनने में आसानी हो सके। अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो लग रहा है आपको कि नहीं अच्छा कैंडिडेट है, तो फिर हमें आसानी होगी उन्हें चुनने में, इसीलिए ये किया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ए कैंडिडेट, व्हाई नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होल्डिंग सच इंपॉर्टेंट, ये इसको पढ़ लेना, ठीक है, और इसको पढ़ करके हम तुमको कल इसका डिटेल कर देंगे। एक बार पढ़ के रखोगे सब तो हम इसको डिटेल कर देंगे, ठीक है, इसको जरूर कल हम पढ़ा देंगे। अभी क्या करना, अभी इसको थोड़ा सा खुद से पहले एक बार इसको पढ़ लेना, कल हम इसको डिटेल, मतलब अभी ही जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें 10 मिनट में इसको डिटेल पढ़ लेना थोड़ा सा। ये है नॉमिनेशन फॉर्म, देख लो, जैसे होता है ना एग्जाम में, ये क्या नाम है, एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, बस वैसे समझ लो ये नॉमिनेशन फॉर्म है, इसमें हर कुछ डिटेल देना होता है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो आराम से, क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्टोरल कैंपेन का। यहाँ तक तो बात हो गई भैया कि किस चीज का बात हो गया, यहाँ तक, तो यहाँ तक का बात हो गया कि नॉमिनेशन हमने कैंडिडेट का करवा दिया। अब जो नॉमिनेशन कर लिए कैंडिडेट, अब वो क्या करेंगे, अब उनका नया स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। The main purpose of election is to give people to chance to choose the representative to the government and policies they prefer। यानी कि मेन जो पर्पस होता है इलेक्शन का, लोगों का, मतलब लोगों को इलेक्शन में भाग लेने का मेन पर्पस होता है कि वो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके और वो सरकार चलाए, एक अच्छी पॉलिसी लाए, लोगों की भलाई के लिए काम करे। देयर इज फॉर नेसेसरी टू फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट व्हाट इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके लिए डिस्कशन भी होना तो जरूरी है ना, फ्री डिस्कशन होना जरूरी है, उसके ओपन डिस्कशन होना जरूरी है, ताकि सब अपनी अपनी बातों को समझा सके, ताकि सब अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सके कि देखिए अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो जनता तक आपकी बात तभी ना पहुंचेगी जब आपको मौका दिया जाएगा कि ठीक है लीजिए आप इस तरीके से काम कीजिए। एंड विच पार्टी विल मेक टू द बेटर, जैसे कैसे प्रचार प्रसार, कोई भी कंपनी खुलती है, शोरूम खुलता है, या कोई भी स्कूल खुलता है, कोचिंग खुलता है, कैसे उसका प्रचार प्रसार होता है, अपनी अच्छाइयों को, अपनी एक तरीके से पॉलिसीज को, अपने साइलेंट फीचर्स को वो बताता है। सेम वही बात होता है यहाँ पे भी कि पार्टी भी क्या करती है, अपनी अपनी पॉलिसीज को, अपनी अपनी एक तरीके से फीचर्स को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो इसको तब ना प्रयास करेगी जब इसके लिए ओपन डिस्कशन होगा। विच पार्टी मेक गवर्नमेंट, कौन सा अच्छा सरकार बना सकता है, तो पहले सरकार को हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि हम किसको बनाएंगे। तो ऑप्शन होने के लिए उसका प्रचार प्रसार होगा तभी तो हम समझेंगे ना। दैट्स व्हाई दैट हैपन ड्यूरिंग द इलेक्शन, इसलिए कैंपेन की जरूरत होती है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट। इसको जरूर याद रख लेना, कैंपेन कब से स्टार्ट होता है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर द 2 week, याद रखना कितना दिन, 14 दिन पहले, 15 दिन पहले, जब फाइनल लिस्ट कैंडिडेट का बन जाता है तो फिर उसके बाद पोलिंग से, है ना, एट डेट ऑफ पोलिंग जो है आपका, उससे एक दिन पहले और उसके 14 दिन के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करवा सकते हैं, ठीक है। कब, किसके बाद, तो अनाउंसमेंट होने के बाद,
और किसके पहले? तो इलेक्शन के पहले। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। इस दौरान क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट जाकर के लोगों तक पहुंचते हैं। एंड पॉलिटिकल लीडर एड्रेस टू इलेक्शन मीटिंग, और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग करवाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज मतलब अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। दिस ऑल्सो पीरियड इज व्हेन न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज और फील्ड इलेक्शन रिलेटेड टू द स्टोरीज एंड डिबेट चलते रहता है। देखा ही होगा न्यूज़पेपर पे, न्यूज में सब डिबेट चलते रहता है कि फलाना ने यहाँ पे आज भाषण दिया, ये दिया, वैसे दिया। बट इलेक्शन कंप्लीट इज campaign is not limited to this is 2 weeks only. पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इसका मतलब ये समझ, कैंपेन का मतलब ये कभी मत समझ लेना कि सिर्फ उसी 14 दिन में। उससे पहले भी देखोगे बहुत सारे लोग कई माध्यम से कैंपेन करते रहते हैं। जैसे कि मान लो कभी बाढ़ आ गया था कुछ दिन पहले, तो तुमको पता होगा कि एक लीडर निकल करके आए थे उस समय, पप्पू यादव, शायद नाम सुन रहा होगा। हम डायरेक्टली इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुमको ये समझ में आएगा कोई जरूरी नहीं है। और वो जनता की सेवा के लिए क्या कर रहे थे कि कई तरह के सामान या फिर वो क्या बोलते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे। तो वो भी समझ लो कि एक उनका कैंपेन का ही पार्ट है। बस है क्या कि वो जनता की सेवा करके ये जताना चाहते हैं कि देखिए हम अभी नहीं है सरकार में, फिर भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए इतना और बेहतर काम कर सकते हैं। तो वो भी एक कैंपेन का ही पार्ट होता है। या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी काम करती है तो वो समझ लो कि एक कैंपेन का ही पार्ट ही होता है। आप बशर्ते सरकार वाली बात हटा दो, क्योंकि सरकार में तो आपको करना ही है, हालांकि सरकार भी करते रहती है कई तरह का। तो पॉलिटिकल प्रिपेयर जो इलेक्शन के कई मंथ पहले से भी चलते रहता है। इवन कि आजकल तो ऐसा समय हुआ है ना कि हमेशा कैंपेन चलते ही रहता है। हर पॉलिटिकल पार्टी, भले ही मान लो जैसे कि एग्जाम के लिए समझ लो कि भले एग्जाम हमारा 2022 में है, सॉरी 23 में है, मान के चलो जो 10th के बच्चे होंगे जाओगे, अगले साल 10th में जाओगे, इसी साल 10th में जाओगे, फिर तुमको 10th का बोर्ड देना 2023 में। लेकिन तुम तैयारी क्या 2023 में थोड़ी करोगे, तुम उसके पहले ही तैयारी शुरू कर दोगे। वही बात मान लो कि 2024 में मान लो एमपी का इलेक्शन है, तो कैंडिडेट जो है ना वो पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको लोग जान सके, पहचान सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। ये होता है कैंपेन। ठीक है, यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा सबको। इन दिस इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज टू ट्राई टू फोकस टू द पब्लिक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो उस समय की सबसे बिग इश्यूज होती है, जो उस समय का सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स होता है, उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करती है ना। और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा स्लोगन्स वगैरह मिलाती है। They want to attract to the public issues to get them to voters the parties on the basis. Let us look at some of the successful slogan given to the political party of various elections. अब देखो कुछ इलेक्शंस में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के स्लोगन्स हैं, उसके बारे में लोग देखते हैं। हालांकि तुम ये सब स्लोगन नहीं सुना होगा, तो हम लोगों के समय में मतलब अभी जो स्लोगन्स आता होता है सुन रहा होगा, अब की बार मोदी सरकार, सुनता होगा इस बार, उससे पहले भी सुना होगा। इस नीतीश जी का जब इलेक्शन हो रहा था, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, ऐसा करके सुनता होगा स्लोगन, है ना। तो वैसे ही हर पार्टी क्या करता है ना कि स्लोगन को प्रोवाइड करवाता है, स्लोगन देता है ताकि जनता अट्रैक्ट हो सके। जैसे कि मान लो कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी की सरकार जिस समय बनने वाली थी, उस समय इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दी थी जिसका नाम था गरीबी हटाओ, क्योंकि उसमें भारत में बहुत ज्यादा गरीबी था। ये 1970 का बात है, जिस 71 का बात है, जिसमें भारत वो बांग्लादेश, तुमको पता होगा कि उस समय डिवाइड हुआ था, तो बहुत सारे रिफ्यूजीज वगैरह इंडिया में आ गए थे। एक तो भारत में ऑलरेडी था गरीबी, और उसमें भी इतने रिफ्यूजी आ गए तो गरीबी और ज्यादा बढ़ गया था। तो इसको लेकर के भारत में कई जो क्या बोलो एक तरीके से लीडर थे, उन्होंने अलग अलग कैंपेन चलाया। तो उसमें कांग्रेस का भी कैंपेन था, कांग्रेस का कैंपेन था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। इन द लोकसभा इलेक्शन 1971 पार्टी प्रॉमिस टू द, पार्टी ने यह प्रॉमिस किया कि एक तरीके से अगर हमारी सरकार जीतती है तो हमारा सबसे पहला पॉलिसी यही होगा कि हम गरीबी हटाएंगे। दूसरा है सेफ डेमोक्रेसी। सेफ डेमोक्रेसी क्या, वो ये जनता पार्टी का है ना स्लोगन ऑफ जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप जयप्रकाश नारायण। याद होगा जयप्रकाश नारायण अपने बिहार से ही थे, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन है 1977 में, जिसमें भारत में इमरजेंसी लागू हो गया था। इमरजेंसी लागू होने के बाद पूरी तरीके से भारत के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लिया गया था। तो उस लोकतांत्रिक को फिर से वो नारा लगा रहे हैं कि हमें फिर से लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि लोकतंत्र को पूरी तरीके से कूच दिया गया है। तो उसे बचाने के लिए उन्होंने नारा दिया था सेफ डेमोक्रेसी। तो जयप्रकाश नारायण जी का था, अंडर द एक्सेसिव कमिटी ड्यूरिंग द इमरजेंसी और रिस्टोर द सिविल लिबर्टीज, जो खत्म कर दिया गया था। फिर एक और है, एक मिनट भाग्य,
हाँ, एक और है लैंड टू टेलर्स, यानी कि लेफ्ट फ्रंट जो है ये वेस्ट बंगाल में दिया गया था, है ना। लैंड टू द टेलर्स यानी कि जमीन जिसके नाम पे है उसको देना एक तरीके से, वो भी एक कैंपेन लाया गया था बंगाल में। फिर प्रोटेक्ट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, यानी कि हो सकता है कि तेलुगुज का उस समय रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा होगा, तेलुगुज के साथ अपमान हो रहा होगा, तो तेलुगुज की पार्टी ने क्या किया, एक अलग से स्लोगन लाया, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट टू द तेलुगुज वाज टू स्लोगन यूज्ड बाय द एन रामा राव and leaders of the Telugu Desam parties, Andhra Pradesh Assembly election 1993। तो ये सारे स्लोगन होते हैं कुछ जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्लोगन इसलिए देना चाहता है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो सके, या लोग उस छोटे से ही बात में उस स्लोगन के माध्यम से ही लोग उनकी भावना को समझ सके और उनके जो काम करने का अगला पॉलिसी होगा उसको लोग समझ सके। ये इसलिए दिया भी जाता है। In a democracy, जब base leave to political party to candidate free conduct their election campaign and way to want, वो जहां भी चाहना चाहे वो कर सकते हैं, बट सम कुछ नेसेसरी दिया गया है कि इलेक्शन कैंपेन करने के दौरान आपको कौन कौन सा बात ध्यान में रखना है, ये कुछ दिया गया है। बट इट इज समवन नेसेसरी टू रेगुलेट, सबसे पहला जरूरी है, क्या जरूरी है देखो कि इलेक्शन कैंपेन करने के दौरान ध्यान से देखो क्या कहते हैं कि कैंपेन इंश्योर टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स टू द फेयर इक्वल चांस टू कम्पीट, हर को फेयर चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सरकार में है तो वो क्या करेगा कि जैसे मन वैसे कर लेगा, नहीं, सबको एक जैसा मंच प्रोवाइड किया जाएगा, सब एक तरीके से क्या करेंगे, कैंपेन करेंगे। हालांकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी कैंडिडेट कैन बी, नहीं होना चाहिए ब्रैब एंड थ्रेटन वोटर्स, आप डरा धमका नहीं सकते हो वोटर्स को। अपील टू द नेम ऑफ द, ना तो आप वोट कास्ट के नाम पे या रिलीजन के नाम पे आप नहीं कर सकते हो। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन, यूज गवर्नमेंट रिसोर्स, है ना, तो आप गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज भी नहीं कर सकते हो आप इलेक्शन कैंपेन में। स्पेंड मोर देन 25 लाख, याद रखना 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी, हालांकि इसको बढ़ा दिया गया है लोकसभा, और 10 लाख कर दिया गया है असेंबली में। तुमको इसी बुक वाला ही याद रख लेना है कि 25 लाख से ज्यादा खर्च आप एमपी वाले में इलेक्शन में नहीं कर सकते हो, 25 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो, और 10 लाख से ज्यादा आप एमएलए वाले इलेक्शन में नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट, ये सारे चीज जो बना हुआ है रूल रेगुलेशन, इलेक्शन कमीशन के अंदर ये सारे रूल रेगुलेशन बने हुए, अगर किसी ने इसको फॉलो नहीं किया तो उसे पनिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या कर दिया गया है कि एक रूल बना दिया गया है, और वो रूल का नाम होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया जिसको आचार संहिता बोला जाता है ना, यानी आपको उस रूल को फॉलो करना है। इफ डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको इलेक्शन से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। In addition to the laws, all political party our countries have agreed to the model of code of conduct। code of conduct मतलब समझ में आ गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन के दौरान जब से इलेक्शन का डेट घोषित होता है तब से लेकर के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक के बीच में सरकार के द्वारा एक समय फिक्स किया जाता है जिसका नाम, मतलब सॉरी, इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक रूल फिक्स किया जाता है जिसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस यूज नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज अप एनी प्लेस वर्शिप। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ है बातें, जैसे कि कोई भी पार्टी वर्शिप वगैरह, समझ लो, यूज ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कोई वर्शिप प्लेस यानी कि जो पूजा स्थल है उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स आप नहीं यूज कर सकते हो। एंड वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर शैल नॉट बी फाउंडेशन स्टोन, है ना, जब आपका नाम मान लीजिए इलेक्शन में घोषित हो गया है तो आप उसके बाद कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं, फाउंडेशन स्टोन समझता होगा ना, शिलान्यास जिसको बोलते हो, किसी चीज का उद्घाटन समझते हो, आप नहीं कर सकते हो। एंड टेक अ बिग पॉलिसी डिसीजन टू मेक टू प्रॉमिस टू प्रोवाइड पॉलिसी फैसिलिटी, और ना ही आप कोई बड़ा बड़ा एक तरीके से पॉलिसी ला सकते हो, डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन टू मतलब पॉलिसी आप नहीं ला सकते हो जिससे लोग लगेगा कि नहीं ये सरकार अभी बन रही है तो अभी ये काम कर रही है, बाकी बाद में करेगी कि नहीं करेगी, तो इस तरीके से प्रॉमिस आपको नहीं करना है। कैंपेन आप कर सकते हैं, कैंपेन में ये सारे बातों को ध्यान में रखना होता है, और ये सारे बात मिल करके बनते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। आवाज जा रही है सबको क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
यस सर। चलो गुड। बना लेना कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको जरूर बना लेना, ठीक है। आगे देखो, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स का मतलब समझो। द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कैन पोल। देखा ही होगा, फाइनल डेट आता है जब कैंपेन वैम्पेन हो गया, कैंपेन खत्म हो गई, तब आया हमें वोट डालने की बारी आई। तो फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज द व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। क्या करता है वो, अपने वोट को जाकर के डालता है। द डे इज यूजली कॉल्ड इलेक्शन डे, उसको हम इलेक्शन डे भी बोलते हैं। देखा होगा इलेक्शन डे, जस्ट लाइक भारत में एक तरीके से समझ लो कि कैसे समझो इसको, तो इलेक्शन एक तरीके से यूं समझ लो कि भारत में एक तरीके का फेस्टिवल हो जाता है जिस दिन इलेक्शन होता है। देखा ही होगा, छुट्टी वुट्टी होती है। अब प्लस क्या होता है कि लोगों में एक अलग सा उत्साह होता है। And the day usually called election day, every persons who name of the voter list can go nearby the polling booth situated usually in the local school or government। देखा ही होगा ज्यादातर ये जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन गवर्नमेंट वगैरह के स्कूल होते हैं या कोई लोकल स्कूल होता है, वहां पर ये कराया जाता है। ले जाना पड़ता है, हमें आइडेंटिफाई अपनी करनी पड़ती है, पुट मार्क ऑन द फिंगर एंड अलाउ टू द कास्ट देयर वोट एन एजेंट टू ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट का अपना अपना अलाउड टू सिट, सब लोग अंदर बैठे होते हैं, हर कैंडिडेट का एक पार्टी का, हर पार्टी का कैंडिडेट अंदर बैठा ना करे अंदर किसी भी तरीके का। मान लो एक ही आदमी बैठा हुआ एक ही पार्टी का, तो वो तो जैसे मन वैसे करवा सकता है। इसलिए हर आदमी बैठे होते टू सिट टू पोलिंग बूथ टू इंश्योर दैट अगर होंगे, मान लो 10 पार्टी है तो 10 पार्टी। सर आपका आवाज कट कट जा रहा है अभी। नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। नो सर। चलिए, अब क्या होता है नेक्स्ट में, ये देख लो, ये सब टाइम ये दिया गया है, ये सब लिस्ट वगैरह ये। अर्लियर द वोटर यूज्ड टू द कैंडिडेट दैट वोटेड टू द पोलिंग ऑफ स्टंप टू बैलेट पेपर। पहले बैलेट पेपर होता था, पता ही होगा पहले, है ना, पेपर होता था, पेपर के सामने आपको मुहर लगाना होता था। अब क्या कर दिया गया है कि अ बैलेट पेपर या सीटी पेपर व्हिच कैन द नेम्स ऑफ द ऑफ टू द कंटेस्टिंग इलेक्शंस अमंग द पार्टीज नेम सिंबल एंड लिस्टेड। पार्टी का नाम सिंबल लिस्टेड होता था। लेकिन अभी के समय में हम लोग क्या ईवीएम मशीन यूज करने लगे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो देखा ही होगा ना, वो जो मशीन बना होता है जिसमें मशीन में नाम लिखा रहता है, कैंडिडेट का छाप लिखा रहता है और आगे एक बटन रहती है, बटन दबाइए तो आपका वोट उसमें चला गया। ईवीएम आर यूज टू द रिकॉर्ड वोट। ईवीएम क्या करता है, वोट सब लोग एक तरीके का वोट मशीन है जिसके अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है, वो हार्डवेयर रिकॉर्ड कर लेती है, मेमोरी कार्ड समझ लो एक तरीके का। एंड मशीन सो दैट कैंडिडेट, और वो शो कर देगा कि कितना वोट पड़ा है। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट को कम से कम समय में हम लोग काउंट कर सकते हैं। नहीं तो उसमें क्या होता था, पर्ची खोलना पड़ता था, फिर पर्ची को साइड करना पड़ता था, फिर उसको काउंट करना पड़ता था। अब क्या है कि हमारा एक ही साथ सारे एक मतलब वैलेट मतलब ये सॉरी क्या नाम ईवीएम है, तो उसे एक ही बार में जैसे ओपन करेंगे तो वो निकाल कर दे देगा कि देखिए इसमें इतना वोट इसको पड़ा, इतना वोट इसको पड़ा, इसको इतना, सीधा काउंट करने की बारी होती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं। अब सवाल है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन हो गए, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते, जिसको बोलते हैं हम लोग निर्दलीय, जो कोई दल से ना हो, है ना। उनको भी अलाउ होता है, उनको भी सिंबल दिया जाता है ना। और ये सारे सिंबल देने की काम किसकी होती है, तो ये होती है इलेक्शन कमीशन की। ऑल द वोटर्स हैव टू द प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट वंस टू हर द वोट। वंस पोलिंग ओवर, जब मान लो कि पोलिंग ओवर हो गया, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड, हर ईवीएम को सील कर लिया जाता है टू द सिक्योर प्लेस। और फिर उसके बाद उसको टेकन टू सिक्योर प्लेस, एक मतलब क्या बोलोगे, एक तरीके से अच्छे जगह पे सिक्योर प्लेस पे, सेफ जगह पे उसे रख दिया जाता है। आफ्टर a few days on the fixed date, जो फिक्स डेट होता है, ऑल ईवीएम फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी ओपन। एक फिक्स डेट होता है ना कि इस दिन पोलिंग है, इस दिन काउंटिंग है ना, सुनता ही होगा सब। उसके बाद कहता है एजेंट टू द, जितने भी सब एजेंट होते हैं इसके, वो भी वहां पे रहते हैं, उस समय भी वहां पे रहते हैं, जिसमें ये होता है ना काउंटिंग, उस समय भी रहते हैं ताकि हेर फेर ना हो। एंड द कैंडिडेट्स रिकॉर्ड टू द हाईएस्ट मेंबर, जिनके हाईएस्ट जिसका संख्या वोट आता है उसको जीत घोषित कर देता है। और इसी को हम लोग जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं। यूजली काउंटिंग वोट टू द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी टेक प्लेस ऑफ द सेम टाइम। जब जनरल इलेक्शन होता है तो पूरे भारत में एक ही साथ, सुनता होगा ना, एक ही दिन में ये सरकार बना लिया, इसको इतना सीट आया, ये यहाँ से हार गया, यहाँ से जीत गया, तो एक ही दिन जो काउंटिंग मेनली जो होता है वो एक ही दिन होता है। एंड टेलीविजन चैनल रेडियो वगैरह पे देखता है वो होगा उस दिन पूरा एकदम जबरदस्त
माहौल बना रहता है। विद इन फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल रिजल्ट विल डिक्लेयर, कुछ ही घंटों में सबका डिक्लेयर कर देता है और उसके बाद पता भी चल जाता है कि कौन सरकार बनाने वाला है। तो ये यहाँ तक की बात थी, शायद यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। क्लास हो जाएगा ओवर, तो शायद एक क्लास और है आज, इस क्लास को आज हम ले करके इस चैप्टर को हम लोग आज फिनिश कर देंगे। ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट है, मेन यहीं तक समझना था, बाकी है ना आराम से हम लोग अब पॉइंट को समझ जाएंगे, आगे ऐसा कोई खास बात है नहीं। ठीक है, तो रखो यहीं तक, फिर हम लोग जो भी क्लास अभी होता है हम लोग करते हैं फिर से। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। चलिए गुड। तो फिर एक लिंक जाएगा, लिंक सर, अपना देख। बोलो। नहीं दिक्कत है। नहीं दिक्कत है ना, चलो ठीक है। चलो 40 शायद कट ही जाएगा, तो नया पॉइंट को हम लोग फिर से नए सेशन में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर देंगे और उसका नोट्स भेज दिए, नोट्स को पढ़ लेना और इसका भी नोट्स भिजवा देंगे। थैंक यू सर। चलो ठीक थैंक यू है, सर। थैंक यू सर। चलो बाय थैंक यू बाय। सर। बाय। थैंक यू सर।